गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो आज हम लोग जो इंड एज स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इन्वेंट्रीज, इंड एज 2। पहले एक दो बात बोल दें कि ये जो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री का है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो अगर किसी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा है तो इंड एज 2 उसको 100% सिमिलर या सेम लगेगा। इंड एज 2 में 3-4 एक्स्ट्रा पैराग्राफ है जो हमको अलग से कराना ही है, और एज 2 भी इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सीएमए में इंड एज 2 है, एज 2 नहीं है, तो आपको इंड एज 2 पढ़ना है और क्या, उससे आपका एज 2 कंप्लीट हो जाएगा। बट एज 2 इज नॉट देयर इन योर सीएमए सिलेबस, ओनली इंड एज 2 इज देयर। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सी पहला पैराग्राफ है, एक बार आप भी नाम लिख लो इंड एज का। इसमें पहला पैराग्राफ है डेफिनीशन, कि भाई इन्वेंट्री बोलते किसको हैं। तो एकदम बेसिक आइडिया ये है मुन्ना कि इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को बोलते हैं। रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम होके फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा और फिर हम उसको बेचेंगे। WIP जो अभी आधा बना हुआ गुड्स है जो फिनिश हो जाएगा, फिर हम उसको बेचेंगे। फिनिश गुड जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, बेचने का वेट कर रहा है, हम उसको बेचेंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स वो इनडायरेक्ट मटेरियल है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, कॉस्टिंग में आपने इनडायरेक्ट मटेरियल वर्ड सुना होगा, जिसको हम लोग कंज्यूमेबल्स भी बोलते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी बोलते हैं, लूज टूल्स भी बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाकर के कंज्यूम हो जाएगा और फिनिश गुड्स बनेगा, अल्टीमेटली उसको बेचेंगे। एंड देन स्टॉक इन ट्रेड, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते लेकिन खरीद के लाते और बेच देते हैं। सो इफ ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, वो सिर्फ माल खरीदता है और बेच देता है, तो वो अपने स्टॉक को फिनिश्ड गुड्स नहीं बोलता, वो स्टॉक इन ट्रेड बोलता है। तो अगर नॉर्मली बोले कि रॉ मटेरियल क्या नाम इन्वेंट्री के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, देन द आंसर इज रॉ मटेरियल, WIP, finished goods, stock in trade और stores and spares। बेसिक जो वैल्यूएशन रूल है ना मुन्ना, बेसिक वैल्यूएशन रूल वो यही है कि इन्वेंट्रीज विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन सबके लिए ना स्पेसिफिक रूल्स है। बेसिक रूल वही है कि हाँ घर में टाइम पे आना है और कॉलेज टाइम पे जाना है, वापस घर पे टाइम पे आना है। बट फिर भी पूजा में तो घूमते हैं ना जी रात भर, तो कुछ तो स्पेसिफिक रूल भी रहता है, तो उसको अलग से हम लोगों को सीखना पड़ेगा। बुक में पैराग्राफ नंबर 1 को रीड करो। हो गया। अब वहां नीचे देखिए 2 नंबर पैरा में, वो आपको वहीं से पढ़ना है। वहां पे लिखा हुआ है कि दीज आर सम ऑफ द इन्वेंट्रीज विच आर नॉट कवर्ड बाई इंड एज 2। मतलब ऑल्दो दे आर इन्वेंट्रीज, लेकिन इंड एज 2 में कवर नहीं होता है वो, उसके लिए कोई और इंड एज है या फिर कोई और सिस्टम बना हुआ है जिसके हिसाब से उनका मेजरमेंट होता है। इंड एज 2 इस इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसा 4 इन्वेंट्री है। देखो पहला का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होता है मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आपके लिए बहुत ऊंचा चीज हो जाएगा। बस आप सुन लो कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग 3 ठो इंड एज है
वहां से वो लोग गवर्न होते हैं। देन बायोलॉजिकल असेट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लास्ट दिन हम बता रहे थे आपको, ऑरेंजेस वगैरह जो होते हैं ना, वो इंड एस 41 से गवर्न होते हैं। उसके बाद मिनरल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स इंड एस 10C6 से गवर्न होता है। एंड देन इन्वेंट्रीज ऑफ कमोडिटी ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स विच आर मेजर्ड एट NRV, जिसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोलते हैं। फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस को बोलते हैं, लेस कॉस्ट टू सेल कर दोगे तो घर में नेट रुपया कितना आएगा वो पता चलेगा। से मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, बेचने का खर्चा 3 रुपया है, तो अपने घर में 97 आएगा, दैट इज NRV इन वन वे। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल NRV का ही दूसरा नाम है। ओके, सो दीज आर दोज 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज जो नॉर्मली इंड एस 2 के अंदर नहीं आता, बट दे आर गवर्न्ड बाई अदर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी इंड एस का क्लास चल रहा तो इंड एस ही समझना, मैं अगर एस वर्ड भी बोलूं तो ये सब इंड एस ही है। ओके, नाउ 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर का जो बेसिक वैल्यूएशन का रूल है, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब आप जरा यहां पे बोर्ड पे आइएगा, हम पैराग्राफ नंबर 4 का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंस के साथ देखिएगा, बहुत बहुत सिंपल है। सी, जब हम लोग बोलते हैं ना कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट तो हमको पता करना पड़ेगा ना, फिर हमको NRV पता करना पड़ेगा, फिर हमको विच एवर इज लोअर बोलना होगा, फिर उस अमाउंट पे हमको इन्वेंट्री को ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में लिखना होगा। ट्रेडिंग में मतलब PL के क्रेडिट साइड में लिखते हो ना, ट्रेडिंग में वो बाई क्लोजिंग स्टॉक, और फिर बैलेंस शीट में असेट में लिखते हो, पर उसके पहले तो ये वैल्यूएशन करना होगा ना। तो वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट भी पता करना होगा ना जी, NRV भी पता करना होगा, तब ना विच एवर इज लोअर होगा, फिर ना आप ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में लिख पाएंगे। तो इंड एस में ट्रेडिंग नहीं बनता, सीधा PL में लिखना पड़ता है। ट्रेडिंग का GP UP निकलता नहीं है, सारा एक्सपेंडिचर सारा इनकम PL में ही लिखते हैं। ट्रेडिंग जो बीच में ब्रेक होता है ना, वो कंपनी वाले लोग करते नहीं हैं, सीधा नेट प्रॉफिट निकालते हैं। समझ गए? नाउ हम लोग अभी मेरा पहला डिस्कशन करेंगे कि भाई कॉस्ट डिटरमाइन कैसे होगा। कोई भी इन्वेंट्री का, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे स्टोर्स एंड स्पेयर हो, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी खर्चा, एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन, अभी इन्वेंट्री जहां पर है और जिस कंडीशन में है वहां तक पहुंचाने में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ, वो सब इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। दैट इज द बेसिक कॉस्ट डिटर्मिनेशन रूल। कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, अब इसका ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप है कि सबसे पहला कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और तीसरा कॉस्ट है अदर कॉस्ट। ये जो ब्रॉड आइडिया दिए ना, इसका ये फाइन प्रिंट है। मेरे घर में 5 आदमी रहता है, ब्रॉड आइडिया। मेरी वाइफ जिसका नाम रीना अग्रवाल, मेरे फादर जिनका नाम एक्स, मेरी मदर इनका नाम वाई, मेरा बच्चा और मैं। अब ये पूरा क्लियर कट आंसर, तो ये वो क्लियर कट आंसर है, ये ब्रॉड आइडिया है। ओके सर, कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स खरीद के लाने का खर्चा। तो सर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी तो वो फिनिश गुड्स तो बनाता है, वो तो खरीद के नहीं लाता, पर वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो खरीद के लाता है, तो यहां पे वो वाला खर्चा लेगा वो। और सर अगर कोई ट्रेडर है तब तो वो सीधा स्टॉक इन ट्रेड को खरीद के ही लाता है, तो वो यहां पे वो वाला खर्चा लेगा, उसके कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट इनकर नहीं होगा, बिकॉज उसका तो ट्रेडर है, वो तो कन्वर्जन करता नहीं है। क्लियर हुआ? सो सर कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या लेते हैं? सेम आइडिया,
आइडिया वही है, कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सर ब्रेकअप बताइए। तो जैसे परचेज प्राइस, सप्लायर को जो पैसा देते हैं, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बट वो नॉन रिकवरेबल होना चाहिए। ये बड़ा बात है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने AS 10 में भी पढ़ा होगा इस चीज को। जीएसटी जो रिकवरेबल होता है वो अलग असेट होता है, कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। असेट की, इस असेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है? परचेज प्राइस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड, जिसको आप लोग कैरेज इनवर्ड बोलते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये हर तरह का खर्चा जो भी हम लोग लगाए, ब्रोकरेज, नहीं समझे? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा यहां आएगा, वो यहां पे आएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। ये परचेज करने का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ परचेज। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ये मेरा रॉ मटेरियल का परचेज करने का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर हमको परचेज में कोई डिस्काउंट मिला तो वो माइनस हो जाएगा, है ना। और कोई भी डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, फिर वो चाहे ब्रोकरेज के नेचर का हो या किसी भी नेचर का हो, जो जो हमने खर्चा किया सब ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट वगैरह लेस हो जाता है, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो नॉन रिकवरेबल नेचर का है वही ऐड होगा, जो रिकवरेबल नेचर का है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो ये सारा डिस्कशन हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज का। अब आया द नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं लेबर, जो आप बोले ना मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा, तो लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो सर इस खर्चा को इनकर करने से क्या होता है? रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। व्हेन यू इनकर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, योर रॉ मटेरियल विल बिकम फिनिश्ड गुड्स। तो फिर उसको भी तो ऐड तो करना पड़ेगा ना, उसका वो भी तो फिनिश्ड गुड्स बनाने में इनकर हुआ है। तो लेबर का खर्चा क्या होता है? क्योंकि वेरिएबल नेचर का है, जितना यूनिट बनाएंगे उतना लेबर लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ना, तो आपका जितना एक्चुअल लेबर कॉस्ट लगा, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी एक्चुअल आउटपुट है, उससे कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए। ओके। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में दो तरह का खर्चा होता है, एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एक फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और लेबर का कैलकुलेशन का प्रोसीजर सेम है, क्योंकि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो इसका भी सेम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा वो टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन या आउटपुट। लेकिन जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रीसिएशन है, तो ये भी फैक्ट्री का खर्चा, कन्वर्जन का खर्चा, लेकिन ये एक्चुअल आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट बोला कि जो आपका टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसको नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करो। किससे? नॉर्मल प्रोडक्शन से। और नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होता है? लास्ट 3-4 ईयर का एवरेज प्रोडक्शन। पिछला 3-4 साल में जो एक्चुअल प्रोडक्शन हमने किया ना, उसको अगर एवरेज कर देंगे तो वो नॉर्मल प्रोडक्शन निकलेगा। सो क्योंकि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड they will anyway be incurred even you produce less or you produce more, तो इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन से इसका डिपेंडेंसी नहीं है। therefore we use the word normal production to divide this to find out per unit। बट इसमें एक खास बात है कि अगर कोई सा साल में, एनी ईयर में, if actual production is more than the normal production, पिछला 3-4 साल का एवरेज प्रोडक्शन से, जिसको नॉर्मल प्रोडक्शन कहते हैं, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इन दैट केस यहां पे नॉर्मल प्रोडक्शन की जगह एक्चुअल प्रोडक्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अब आया बात अदर कॉस्ट का। तो अदर कॉस्ट का मतलब जानते हो क्या है? जो मटेरियल नहीं है और कन्वर्जन कॉस्ट नहीं है, इसको छोड़ के अगर कोई भी और एक्सपेंडिचर
इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में ले जाने में इनकर हुआ है तो उसको अदर कॉस्ट बोलेंगे। प्लीज वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगा तो यहां ले लेंगे ना, ठीक है। तो ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है पर इन्वेंट्री के लिए लगा है। इसके बिना इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन प्रेजेंट कंडीशन में नहीं पहुंच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल पैकिंग, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू सेल्स आउटलेट। नहीं, एडवर्टीजमेंट तो इन्वेंट्री को लोकेशन कंडीशन में पहुंचाने में कैसे रोल प्ले करेगा? इन्वेंट्री के ऊपर लगना चाहिए खर्चा, इन्वेंट्री बेचने के लिए नहीं, इन्वेंट्री एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं। इन्वेंट्री जो कंडीशन में है ना और जिस जगह पे है वहां पहुंचाने में जो जो खर्चा लगा वो लेना होगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग और इंटरेस्ट आता है। क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का बात हमको अलग से करना पड़ेगा, आई विल डू दैट। तो इंस्टीट्यूट इतना फ्लेक्सिबल है, वो बोलता है तेरा मटेरियल, ये मटेरियल है कॉस्ट ऑफ परचेज, और तेरा लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, हम लोग इन्वेंट्री में हमेशा ऐड करते हैं। बट अदर कॉस्ट भी, इफ दे आर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन, तो हम लोग उसको भी इन्वेंट्री में कॉस्ट डिटरमाइन करने में ऐड करेंगे। ओके, नाउ अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें कि भाई मेरा करेंट ईयर इज 2022-23, इस साल मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ 1 लाख, मेरा लेबर का खर्चा हुआ 140, मेरा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हुआ 70,000, मेरा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हुआ 90,000। ये साल का एक्सपेंडिचर है। मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट। कितना? 1 लाख यूनिट। और पिछला 3-4 साल का मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन है 1,20,000 यूनिट्स। ओके, तो हम आपको बोलेंगे ये जो हम 1 लाख यूनिट बनाए ना, हमको कॉस्ट पता करके दो पर यूनिट। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि चारों को ऐड कर दीजिए, नहीं, सुनिए, तो चारों को ऐड कर दीजिए और फिर 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए, वो नहीं चलेगा। क्योंकि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड होता है और बाकी सारा वेरिएबल है, बाकी सारा 1 लाख से डिवाइड हो जाएगा। पर ये जो है ना, ये नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड होगा। हाँ, और ये भी एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड हो जाता अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मली हाई प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर ज्यादा हुआ तो नॉर्मल से हाई हो गया, तो अब नॉर्मली हाई बोलते हैं। तो इसमें कैसे निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट? इसको डिवाइड करो 1 लाख से एक्चुअल से, इसको भी डिवाइड करो 1 लाख से एक्चुअल से, बट इसको डिवाइड करो 1,20,000 से और इसको डिवाइड करो 1 लाख से। तो ये आया 1 रुपीज, ये आया 1 रुपीज 40 पैसा, ये आया 0.583 और ये आया 90 पैसा। तो आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट आया 1 + 1.4 + 0.583 + 0.9, दैट इज 2.623। ठीक है, जब आपका टोटल खर्चा लगा है 7 और 4 11 और 9 20 और ये हो गया ये ज्यादा है, ये 3.623 है। हाँ ठीक है। अब ये समझो बेटा कि हम खर्चा किए 4 लाख, 1 लाख यूनिट बनाया, कैलकुलेशन ठीक है, डोंट चेक। ये रॉन्ग है क्या?
8 है ना? हाँ कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दो तो 1.4 + 1 3.883। सुनो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बात सिखाएंगे। अब आप बोलेंगे मेरा एक्सपेंडिचर तो 4 लाख लगा, हम खर्च यूनिट तो 1 लाख बनाया, तो मेरा 1 यूनिट तो 4 रुपया में बना। नहीं बोल सकते। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसमें पंगा डाल देता है। आप बोलेंगे भले 4 लाख खर्चा लगा, पर 1 लाख यूनिट का वैल्यू 3,88,300 होगा, तो सर 11,300 रुपया क्या हो गया? वो लॉस हो गया। दैट इज कॉल्ड लॉस बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसी। क्योंकि पिछला कुछ साल में आप 1,20,000 बना रहे थे, इस बार 1 लाख बनाया, तो यू आर इनएफिशिएंट, यू डिड नॉट डू वेल इन द बिजनेस। तो वो इसको अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी बोलते हैं। कॉस्टिंग का टीचर लोग आपको ये वर्ड बोलेगा, अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो आपका उतना ओवरहेड फिनिश्ड गुड्स अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। एक्चुअल आउटपुट बोल रहा है हम तो 3,88,300 रुपया यूज करेंगे, जबकि तुम्हारा खर्चा 4 लाख लग गया। तो वो जो 11,700 है, जो भी अमाउंट है, वो एक तरह का लॉस है बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसी। क्लियर? लेकिन अगर नॉर्मल प्रोडक्शन होता 90,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख होता, तो फिर यहां बिल्कुल, थैंक यू, गुड गर्ल, यहां पे भी 1 लाख ही लेते। अगर यहां पे 1 लाख लेते तो ये 70 पैसा आ जाता। अगर वो 70 पैसा आ जाता तो 7 4 11 और 9 20 और 4 रुपया आ जाता, और लॉस भी नहीं होता। बिकॉज वी आर नॉट एफिशिएंट, बिकॉज वी आर एफिशिएंट, रेदर वी आर मोर एफिशिएंट। नॉट निकल गया मुझसे, वी आर मोर एफिशिएंट। तो ये होता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का इंटरेस्टिंग रूल। बाकी सारा खर्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ही ये प्रॉब्लम होता है। ओके, पैराग्राफ नंबर 4 को एक एक करके रीड करो। हो गया, वेरी गुड। अब मेरा अगला डिस्कशन है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वर्ड देखिए, नेट और रियलाइजेबल माने फ्यूचर का बात हो रहा है, पास्ट नहीं है ये। जैसे कॉस्ट है ना, वो पास्ट है, हमने इनकर कर दिया, तो कॉस्ट इज ए हिस्ट्री, बट एनआरवी इज ए फ्यूचर। कि फ्यूचर में इन्वेंट्री को बेच के नेट घर में कितना रियलाइज होने वाला है। When we will sell the inventory, how much net we will get, that is called NRV। ठीक है, ये निकलता कैसे है? ये निकलता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। इसको हम लोग बोलते इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलते? माने जो लगने वाला है, एडवर्टाइजमेंट नहीं, जो लग चुका है।
जो अभी आगे लगेगा, माल बेचेंगे तो जो लगेगा ना, वो वाला खर्चा को सेलिंग प्राइस से माइनस करने से नेट आरवी निकलता है, एनआरवी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक स्टॉक है, नाम ए है स्टॉक का, हम उसको 40 रुपया में खरीद के लाए हैं, अब हम उसको बेचेंगे, से इट इज माई स्टॉक इन ट्रेड। तो मेरा खाली कॉस्ट ऑफ परचेज इसमें इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन वगैरह नहीं है, ठीक है। 40 रुपया मेरा कॉस्ट है। अब इसको बेचेंगे तो 62 में बिकेगा। 31 मार्च को हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना में बिकेगा, तो अगला साल बिकेगा ये, अभी बिका नहीं है, अभी इन्वेंट्री है, पर हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये 62 में बिकेगा, तो दैट इज इट्स एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और बेचेंगे ना तो हमको डिलीवरी देना होगा कस्टमर के घर तक, तो वो इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट हो गया, तो वो मान लो 7 रुपया है। और हम जिसके थ्रू से बेचेंगे ना, एजेंट, उसको कमीशन देना होगा, वो लेगा 3 रुपया, ये भी इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है ना। तो इसको माइनस करके जो नेट घर में आएगा, दैट इज 52, दिस इज कॉल्ड एनआरवी। ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है, दोनों में विचेवर इज लोअर, उतना रुपया आपका इन्वेंट्री का वैल्यू हो गया। कॉस्ट हो गया मत बोलना, कॉस्ट तो है ये तो हम लोग निकाले कॉस्ट, ये तो हम लोग कॉस्ट पढ़े पूरा क्लास में अभी। तो दिस इज कॉस्ट, दिस इज एनआरवी, दिस इज वैल्यूएशन। इतना रुपया में आपको पीएल के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। तो वैल्यूएशन करके इन्वेंट्री बैलेंस शीट में जाता है, कॉस्ट पे नहीं जाता, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे जाता है। क्लियर है? अगर ये एनआरवी 32 होता तो 32 पे लिखना पड़ता, तो लॉस होता, क्योंकि हम बनाया 40 रुपया में और लिखेंगे अभी तो बेचा भी नहीं है, बेचेंगे, तो हमको अभी से 32 रुपीज में वैल्यू करके लॉस लिख लेना पड़ेगा। जो हम लोग प्रूडेंस में बोलते हैं ना कि एंटिसिपेटेड लॉस लिख लेना चाहिए, इन्वेंट्री के रूल में ही एंटिसिपेटेड लॉस लिखने का सिस्टम है। सोचिए ना, 40 में बनाया, अगर ये 32 है तो हमको बैलेंस शीट में 32 में लिखना होगा, तो 8 का तो लॉस लिख दिए ना फिर हम, तो एंटिसिपेटेड लॉस पहले से लिख दिया ना। तो इन्वेंट्री के सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि उसमें एंटिसिपेटेड लॉस का अकाउंटिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। व्हाट द पॉइंट? अच्छा, अब आपको 2 इंटरेस्टिंग सा रूल सुनाते हैं, ठीक है? 2 इंटरेस्टिंग रूल। बेसिक रूल है, कॉस्ट डिटरमाइन करो, कॉस्ट डिटरमाइन करो, वो ऐसे डिटरमाइन होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट से डिटरमाइन होता है। सेकेंड रूल, एनआरवी डिटरमाइन करो, वो सेलिंग प्राइस माइनस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट से डिटरमाइन होता है। विच एवर इज लोअर करके इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल लो, पीएल के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में लिख दो, ठीक है? अब 2 आपको नया चीज सीखना है, वन इज अबाउट रॉ मटेरियल एंड वन इज अबाउट WIP। तो सर ये किसके लिए था? ये था फिनिश गुड्स के लिए और स्टॉक इन ट्रेड के लिए। ये था फिनिश गुड्स के लिए, ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट, ये फिनिश गुड्स का एनआरवी, ये स्टॉक इन ट्रेड का कॉस्ट, ये स्टॉक इन ट्रेड का एनआरवी। रॉ मटेरियल के लिए एक स्पेशल रूल है, जैसे दुर्गा पूजा में दिन भर घर में नहीं रहते, शाम को 6 बजे निकल जाते हो तो अगला दिन 5 बजे आते हो सुबह। नहीं, एक तो बात बोल रहे हैं, मतलब जो कलकत्ते में होता है नॉर्मली, वैसे ही रॉ मटेरियल का एक स्पेशल रूल है। रॉ मटेरियल के बारे में बोला जाता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं, कॉस्ट। बट दुर्गा पूजा, बट सुनो, इफ ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश्ड गुड्स में घुसेगा, रॉ मटेरियल तो फिनिश्ड गुड्स बनता है, वो अगर फिनिश्ड गुड्स अगर लॉस में बिकेगा, एस्टिमेट कर रहे हैं कि दिस रॉ मटेरियल जिस फिनिश्ड गुड्स में जाएगा वो लॉस मेकिंग है, वो लॉस मेकिंग है, वो लॉस में बिकेगा, वो अपने कॉस्ट को रिकवर करके हमको नहीं दे पाएगा, महंगा है वो,
बनाने में और बेचने में सस्ता है, लॉस मेकिंग है। एंड रॉ मटेरियल का प्राइस गिर रहा है, जितना दाम में हम खरीदे थे ना उससे नीचे में अभी मिल रहा है रॉ मटेरियल। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, ओनली इन दैट केस रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ता है। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? अभी अगर रॉ मटेरियल को खरीदने जाएंगे तो कितना रुपया में खरीद पाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब मेजर करना पड़ेगा? अगर दो कंडीशन पूरा होगा, फिनिश गुड्स लॉस मेकिंग होगा और रॉ मटेरियल का दाम कमेगा। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? अभी खरीदेंगे तो कितना में मिलेगा। सर एग्जांपल देके समझाइए। आइए समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 यूनिट रॉ मटेरियल का है। मान लो मैंने इसको 100 रुपया में खरीदा था, 26 जनवरी को खरीदा था, 31 मार्च को ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कॉस्ट है उसका। तो नॉर्मली कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है, हम लिख देते हैं कॉस्ट पे। बट 2 कंडीशंस, ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में जाने वाला है ना, उस फिनिश गुड्स का हमने कॉस्ट एस्टिमेट किया है 390। मटेरियल 100, लेबर 200, ओवरहेड 90। 390 में फिनिश गुड्स बनेगा। और फिनिश गुड्स का एनआरवी है 320, यानी फिनिश गुड्स बनेगा ज्यादा दाम में और बिकेगा कम दाम में, यानी फिनिश गुड्स इज लॉस मेकिंग। लॉस मेकिंग है ना, 70-20 मत देखो, खाली लॉस मेकिंग है कि नहीं वो देखो, है ना। और यही रॉ मटेरियल जो हम 26 जनवरी को खरीदा था, इसका आज के दिन का परचेज प्राइस अगर आज खरीदेंगे ना तो ये हमको 62 में मिल रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल का दाम भी गिर रहा है और फिनिश गुड्स भी लॉस मेकिंग है। तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना होगा, यानी हम 100 में वैल्यू नहीं करेंगे, 62 में वैल्यू करेंगे। एंड लॉस आ जाएगा। फिर अगर स्टॉक नीचे में वैल्यू करोगे तो लॉस लिखना होगा, दैट इज द एंटिसिपेटेड लॉस। क्लियर हुआ? तो रॉ मटेरियल के लिए ये स्पेशल रूल आपको ध्यान रखना है। फिर से बोलता हूं, कि एक स्पेशल रूल WIP के लिए भी है। ओके सर, क्या है? WIP का जो कॉस्ट निकलता है ना, कॉस्ट वो वैसे ही निकलता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। बट क्योंकि WIP है, आधा बना हुआ गुड्स है, तो ये खर्चा को पूरा पूरा नहीं लेंगे, आधा आधा लेंगे, क्योंकि आधा ही तो खर्चा लगा है ना। और एक्चुअल कॉस्ट लेना है तो एक्चुअल कॉस्ट तो आधा ही लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली WIP का कॉस्ट निकल जाता है। और WIP का NRV कैसे निकलता है मालूम? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फिनिश्ड गुड्स का लेना पड़ता है, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट माइनस करना पड़ता है, जैसे किए थे पहले। बस इस WIP को फिनिश गुड्स बनाने में और कितना खर्चा लगेगा वो यहां से माइनस करना पड़ता है। फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, उसको यहां से माइनस कर दो तो NRV आ जाता है WIP का। लॉजिक समझो कि मान लो हम WIP बनाया, मेरा 210 रुपया लगा, पर ये बनेगा तो फिनिश गुड्स बन के बिकेगा। अभी ना WIP है, 210 रुपया लगा, फिनिश गुड्स मान लो 500 रुपया में बिकेगा। तो इसको तो इसके साथ कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आधा बना हुआ और ये पूरा बना हुआ का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो क्या करें? इसको फिनिश करने में और कितना खर्चा लगेगा, उसको अगर हम इससे माइनस कर दें तो NRV आ जाएगा कि नहीं। तो मान लो इसको बनाने में और 100 रुपीज लगने वाला है, तो माइनस कर दो।
अब ये 400 आ गया, 400 को WIP का NRV पकड़ लो, ये रहा कॉस्ट, ये रहा NRV, विच एवर इज लोअर। तो WIP का NRV स्पेशल तरीके से निकलता है। सेलिंग प्राइस वही लेना पड़ता है, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट वही लेना पड़ता है, जो WIP को फिनिश बनाने में जो खर्चा लगेगा वो NRV से माइनस करना पड़ता है, एंड देन यू गेट योर NRV ऑफ WIP। आपको जब NRV का डेफिनेशन बुक में मिलेगा ना, तो यही वाला मिलेगा, हमेशा हमेशा यही वाला मिलेगा। तो आपको टेंशन भी होगा, ये कहां से आ रहा है, मेरा तो ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स है। अगर आपके पास फिनिश्ड गुड्स है तो आप समझ जाना ये WIP के लिए आइटम है। अगर आपका WIP नहीं है आपके पास तो ये मत लो। अदरवाइज NRV का डेफिनेशन में यही डेफिनेशन आपको हमेशा मिलेगा। अभी ओके, बुक में पेज नंबर 13 में जाओ, ABCD को रीड करो। पैराग्राफ नंबर, पेज नहीं, ये रहा, हाँ यहां पे। हो गया। अब वहां पे आपको एक आइटम देखने मिला होगा, एक पैराग्राफ आइटम बाय आइटम बेसिस वाला मिला ना। अब मिला आपको, बी ना सी में है, वहां पे देखो एक वर्ड मिला होगा 13 नंबर में, आइटम बाय आइटम बेसिस मिला। क्या लिखा बोलो, वहां लिखा इन्वेंट्रीज आर रिटेन डाउन टू देयर NRV ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। इसका मतलब होता है, देखो ये कि अगर मेरे पास 3 आइटम ऑफ इन्वेंट्री है ABC, अगर 3 आइटम का कॉस्ट है 11 रुपया, 15 रुपया और 16 रुपया, 6, 5, 11 और 1, 6, 5, 11 और 1, 12 की 2, 42, और इस लोग का NRV है, इसका 10, इसका 17 और इसका मान लो 19, इसको मिला दे रहे तो 9 और 7 16, 46। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कॉस्ट, ये NRV विच एवर इज लोअर 42, हमको ये अलाउड नहीं है। इंड AS 2 बोलता है कि जब भी आपके पास मोर देन 1 आइटम होगा तो ग्रॉस बेसिस पे, ग्लोबल बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं होगा, आइटम बाय आइटम वैल्यूएशन होगा। जैसे इसका आंसर आएगा 10, इसका आंसर आएगा 15 और इसका आंसर आएगा 16 और टोटल आंसर आएगा 41। समझे? तो जब भी इन्वेंट्री में आपके पास मोर देन 1 आइटम होगा तो आप उसका वैल्यूएशन आइटम बाय आइटम बेसिस पे करिएगा। एकदम क्लियर हो गया? सो नाउ एक बार के लिए हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, ठीक है, और हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आपके CMA के बुक में है। ओके, आपको ये एक हैंडआउट लेना है, इसको ले लो, उस बच्ची को भी एक तो दे दो। अभी जो अच्छा, इन सब का सॉल्यूशन पीछे में है तो आपको कॉपी में लिखना नहीं पड़ेगा, अपन कैलकुलेटर पे कर देंगे। ओके, और पीछे आंसर से 1 by 1 करके मैच कर लेंगे। यू गॉट द पॉइंट?
तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ओके। 1 नंबर क्वेश्चन को देखो, ये रहा, पढ़ो उस क्वेश्चन को और यहां पे टिक लगा दो। एकदम इजी क्वेश्चन है। कितना में इन्वेंट्री वैल्यू होगा? 90,000 में। इसका तो आंसर देखने का भी जरूरत नहीं है। अब आप चले जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, जब भी आप आंसर लिखोगे, जैसे इसका 90,000 में लिखोगे, तो आप बोलेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख, NRV इज इक्वल टू 90,000, लोअर ऑफ द टू इज इक्वल टू 90,000, हेंस इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट 90,000। ओके, चलो 4 नंबर देखो, आइटम बाय आइटम बेसिस का पूरा पढ़ो पहले अच्छे से, हाँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाँ, पढ़ लिए। पहला वाला इन्वेंट्री का वैल्यू कितना आएगा? 28, दूसरे वाले का 32, तीसरे वाले का, तीनों को ऐड करो, 28, 32 और 16, 76। कैसे सम बनाएंगे? ऐसा टेबल बना दीजिएगा। कॉस्ट आ गया, NRV आ गया, यहां लिखिएगा लोअर। सॉल्यूशन है, यहां लिखिएगा लोअर, फिर जो लोअर है वो लोअर, अभी जो आंसर मेरे को दिए वो लिख दीजिएगा, फिर वहां पे ऐड करके 76 आ जाएगा, फिर लिखिएगा इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट 76। क्लियर? चलिए पीछे आंसर देखते हैं, हम लोग का आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, चेक कर लेते हैं। पलटिए थोड़ा सा और पलटिए। नहीं मिला? हाँ, बस वही वाला, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 दिखाई दिया बेटा? 1 to 10 क्वेश्चन है और 11 to 18 आंसर्स हैं। ये इंड एस का जो नया बुक CMA का बना है उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम लोग इंड एस भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। आपको 76 दिखाई दिया, आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दिया, तो आपको समझ में आया एकदम आसानी से, जो पढ़े हम लोग, वी आर गेटिंग इट, वेरी गुड। अब हम लोग सम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। कितना माल अभी भी बचा हुआ है कॉस्ट वाइज? 10 लाख का बचा हुआ, क्योंकि 40 लाख का टोटल माल हम खरीदे थे, 75% हमने बेच दिया, तो मेरे पास अभी 10 लाख का इन्वेंट्री है, वो कॉस्ट हो गया ना। कितना में बेच पाएंगे? और कुछ खर्चा भी लगेगा क्या? तो क्या करेंगे? 10% को करो, लेस करो, 11 लाख कैलकुलेटर पे लिखो, माइनस 10% निकालो, 9.9 लाख, 9.9 लाख। तो कॉस्ट है 10 लाख और NRV 9.9 लाख, विच एवर इज लोअर, 9.9 लाख, तो आपका आंसर है 9.9 लाख। एकदम क्लियर है?
इसका आंसर पीछे में जाओ 11 नंबर पेज में, तो ये हम लोग लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिख के आंसर दिया हुआ है ना, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, अपना अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। ओनिडा बोल के एक टीवी है, फिलिप्स टीवी है, ईसी है और सोनी है, और उधर में वो टोटल करके दिया हुआ है। तो हम लोग को तो आइटम बाय आइटम करना होगा। तो अगर हम ओनिडा का बात करें, आप ढंग से देखिएगा, हम लोग क्या पुराना टीवी खरीदते हैं, पढ़ो उसको, ओल्ड टीवी खरीदते हैं। देखिए, सोनार भंडार डील्स इन ओल्ड कलर टीवी, और उसको रिपेयर करा करके फिर बेचते हैं। तो ओनिडा टीवी हमने खरीदा 10,000 में, उसमें और खर्चा हमने कर दिया है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इट इनटू सेलेबल कंडीशन। तो ये तो कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन हुआ ना, तो इसको तो ऐड करके कॉस्ट निकलेगा। तो अगर हम ओनिडा टीवी का कॉस्ट बोलें तो कितना है बताओ, 13,000, और ओनिडा टीवी का एनआरवी कितना है, 18,000, तो विच एवर इज लोअर, 13,000। ऐसे ही अगर फिलिप्स का देखें तो 22,000 कॉस्ट है, 30,000 एनआरवी है, लोअर इज 22। ईसी का अगर देखें 40,000 कॉस्ट है, 36,000 एनआरवी है, 36 इज लोअर। फिर अगर सोनी टीवी देखें 50 कॉस्ट है, 55 एनआरवी है, तो 50 आंसर आएगा। तो अगर चारों को ऐड करेंगे, करो ऐड, 1,21,000 का फाइनल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा। इसको इन्वेंट्री कॉस्ट मत बोलिएगा, ये वैल्यूएशन है। कॉस्ट तो ये है, ये एनआरवी है, ये वैल्यूएशन है। क्लियर? पीछे में 11 नंबर पेज में आंसर देख लीजिए। जो भी पीछे में आंसर का जगह है, यू गॉट इट? एकदम आसान लग रहा है अभी तक का पढ़ाई? वेरी गुड। अपना अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 8। ऊपर में जो दिया हुआ है वो पूरा ऐड करके दे दिया, 10,550 और 11,500। वैसे तो निकलेगा नहीं, आइटम बाय आइटम करके निकलेगा। तो पहला आइटम कॉटन का बताओ, 49, एक मिनट बेटा, पहला लिखा आपने 4960, वुलन का होगा 3450, और सिंथेटिक का होगा 1500। तो टोटल आपके इन्वेंट्री का कॉस्ट होगा, माने कॉस्ट तो नहीं बोले, वैल्यूएशन होगा
हाँ 9910। तो वो हम लोगों से पूछा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज पर इंड एज 2। द आंसर इज इट इज 9910। ये पीछे इसका आंसर है। आप 9910 को मैच कर सकते हो। अब अपना अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ लिए? अब इसमें देखो क्या वर्ड लिखा है। ये मटेरियल का कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन एक्सपेंस है, ये ऐड होके कॉस्ट निकलेगा। और ये देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टू बी इनकर्ड, ये इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो एनआरवी निकलेगा। एकदम क्लियर है? तो चलो पहले जो आइटम पी है, एक मिनट, जो आइटम पी है उसका कॉस्ट निकालते हैं। मैं यहां लिखता हूं, आपके तो सॉल्यूशन में लिखा, आपको खाली इसमें मैच कराना है, ठीक है। जो आइटम पी है उसका कॉस्ट बताओ 12,000। आइटम एस का कॉस्ट बताओ 5,000। आइटम टी का कॉस्ट बताओ 15,000। लेकिन जब आप एनआरवी निकालोगे तो उधर से माइनस करना होगा। 15 माइनस 1 14,000, 4,000 एंड 16,000। लोअर करोगे ये वाला 12, ये 4, ये 15, 31,000। इस इन्वेंट्री का टोटल जो फाइनल वैल्यू है वो है 31,000। क्लियर है? जाओ पीछे आंसर देख करके मैच कराओ। वही हम लोग एसेटेन किए अभी। वो बोलता है गलत टाइप से एसेटेन किया है, लेकिन हम लोग एसेटेन किए तो ठीक 31 आया। गलती से सही हो गया वो। आंसर मैच किया बेटा? आपने देखा 31 मैच किया? वेरी गुड। So now we will take our next question, that is 10 number. पढ़ लिए? क्या कॉस्ट में माल बना है? कौन सा सम बना रहे हो? तो कॉस्ट तो 80 रुपीज है ना। मटेरियल 12 रुपया का है। हाँ टोटल इनफिनिश गुड्स का बोल रहे हैं। मटेरियल 12 रुपया ईच करके खरीदे हैं। 50 रुपया का टोटल कंजम्पशन है मटेरियल का।
और लेबर का 30 रुपया है, मान लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का सब मिला के 80 रुपीज खर्चा हुआ। 20 रुपया का प्रॉफिट में 100 में माल बेचते हैं। रेडी? अब वो क्या बोल रहा है देखो, ऑन 31/3/2021 सेलिंग प्राइस हैज गॉन डाउन सडनली फ्रॉम 100 to 70। प्राइसेस ऑफ मटीरियल हैज ऑल्सो गॉन डाउन टू 8। एक्स लिमिटेड के पास 6000 यूनिट ऑफ मटेरियल है विच वॉज बॉट एट द अबव रेट दैट इज 12 रुपीज। 12 करके हम खरीदे थे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक ऑन 31/3/21। तो जो रॉ मटेरियल में स्पेशल रूल याद है, नॉर्मली रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, लेकिन अगर फिनिश्ड गुड्स लॉस मेकिंग हो जाता है तो रिप्लेसमेंट, लेकिन उसमें एक और कंडीशन है कि मटेरियल का भी दाम गिरना चाहिए। दोनों है, आइए दिखाते हैं। पहले फिनिश गुड्स को देखिए। फिनिश गुड्स हम 80 रुपया में बनाते हैं और अभी उसका दाम गिर के 70 हो गया। अगर बेचेंगे तो 70 में बिकेगा। पहले 100 में बिक रहा था, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी मार्च में सडनली गिर के 70 हो गया। तो अगर हम 80 में फिनिश गुड्स बना रहे हैं और 70 में बिकेगा तो फिनिश गुड्स तो लॉस मेकिंग हो गया। साइड। अब रॉ मटेरियल पहले हम 12 रुपया करके खरीदते थे, अब वो 8 रुपया में मिल रहा है, तो उसका भी प्राइसेस डिक्लाइन पे है। तो इसका मतलब आपको रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना होगा, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 8 रुपया है, तो आपको 8 रुपया में वैल्यू करना होगा। तो अगर आपके पास 6000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल है तो वो 12 रुपया करके वैल्यू नहीं होगा, 8 रुपया करके वैल्यू होगा, और आंसर 48,000 आएगा। क्लियर है? इसका जो आंसर सीट में आंसर है इंस्टीट्यूट ने बना करके दिया है, उसमें वो लोग गलती से क्या किया, सब कुछ यही किया। लास्ट में क्या किया, उसको 6000 को मटेरियल नहीं बोल के फिनिश गुड्स बोल दिया, और फिनिश गुड्स बोल दिया तो फिर 80 और 70 विच एवर इज लोअर हो गया, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि ये तो मटेरियल है। अगर ये 6000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स होता तो 70 से आंसर करेक्ट था, कॉस्ट 80, एनआरवी 70। लेकिन लास्ट में आंसर को गलत कर दिया, तो हम उस आंसर को सुधार देते हैं। रेडी? खाली यहां पे इतना सा चेंज करो। सो इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट ₹8 ईच, एंड टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ये वाला ऐसे काटो, 48,000। $6,000 into 8 पूरा लिखा है ठीक से, सारा राइटिंग ठीक है, खाली लास्ट में वो फिनिश गुड्स पकड़ के सॉल्व कर दिया। तो ये आपके इंस्टीट्यूट नया वाला बुक में एरर है। हम एक बार ऐसा ही जानबूझ के प्रिंट कर दिया कि हम बाद में ठीक करवा देंगे। आप पढ़िए पूरा अच्छा से। एज पर इंड AS 2 व्हेन देयर इज ए डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स विल एक्सीड द NRV, मटीरियल विल बी रिटन डाउन टू NRV. In such circumstances, replacement cost will be the best available measure of NRV. In this case, total cost 80, NRV of the finished goods 70, and raw material prices have also gone down. तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। सो मटेरियल को 8 रुपए पे वैल्यू करना होगा, खाली बस इसको सुधार दो। क्लियर हो गया? गुड। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 11 का 1 और 11 का 3 होगा। 11 का 2 हमको पेन पेपर पे कराना है। इसका भी सॉल्यूशन तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग किया है, बाकी सारे सॉल्यूशन राइट हैं। इसको भी हम सुधार के करवा देंगे।
11 का 1 पढ़ोगे। एकदम सेम समय जो अभी अभी बनाए थे। क्या बोल रहा है? मटेरियल का प्राइसेस गिर रहा है और फिनिश गुड्स अपने कॉस्ट को रिकवर करके नहीं दे पाएगा, कॉस्ट से नीचे बिकेगा, लिखा है ना। फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट। कॉस्ट से नीचे बेचना होगा फिनिश गुड्स को, तो लॉस मेकिंग हो गया फिनिश गुड्स। कॉस्ट से नीचे बिकेगा तो लॉस मेकिंग हो गया। तो यही वो सर्कमस्टांस है जब आप रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करोगे। कितने का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है? 80 रुपीज। तो 100 करके मत वैल्यू करना, 100 तो कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 है, तो 10,000 इंटू 80, 8 लाख रुपया वैल्यू आएगा। क्लोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। पढ़ लिए। फिक्स्ड ओवरहेड अलग से दिया है, बाकी तो सबका पर केजी फिनिश गुड्स दिया है, पर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का एक साथ 10 लाख रुपया दे दिया। और नीचे में लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़े? फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। तो अपन को कॉस्ट पता करने बोला है, एनआरवी तो दिया नहीं है, खाली कॉस्ट ही पता कर पाएंगे। तो हम लोग क्या क्या चीज ऐड करते हैं जब हम किसी भी इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालते हैं? तो मटेरियल लेते हैं, मटेरियल का पर यूनिट ही दिया हुआ है, बोलो 100। लेबर लेते हैं 20, वेरिएबल ओवरहेड लेते हैं 10, और फिक्स्ड ओवरहेड को निकालना होगा पर यूनिट। तो बोलो कैसे निकालेंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाई, नहीं 1 लाख यूनिट है, 2000 तो क्लोजिंग स्टॉक है हाथ में, वो तो फुल स्टॉप करके अलग से लिखा हुआ है। नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है और फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख रुपीज है। देखो वहां पे ठीक से लिखा हुआ है, फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेज फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख केजी इज 10 लाख। हाँ, वो 1 लाख वैसे लिखा हुआ है। तो 10 लाख बाई 1 लाख नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 10 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट हम लोग का आ गया 140। ये लेकिन कॉस्ट है, फिर इसका एनआरवी निकलेगा, फिर लोअर भी होगा। वैसा सम नहीं दिया है, सम आधा दिया हुआ है। तो आप 140 का आंसर लिख के क्लोज कर दो और सॉल्यूशन शीट में उस आंसर को चेक कर लो कि वो 140 करके दिया है कि नहीं दिया है। 2000 केजी है तो 2,80,000 लिखा होगा, देखो है ना। और ऊपर वाला 8 लाख भी चेक कर लो। अभी तक का क्लास आपको बढ़िया से समझ में आ गया, पक्का? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन है। पहले अच्छे से पढ़िएगा, देन आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, पढ़ो। पे लिखा है कि एसरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। लिखा है कॉस्ट प्राइस इज 60,000, ऑब्सोलिट गुड्स हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी यूज्ड, बेच नहीं सकते, ऑब्सोलिट हो गया है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन पर्पस आफ्टर इनकरिंग 10,000 रुपीज फॉर मॉडिफिकेशन। हम किए नहीं अभी मॉडिफिकेशन, पर अगर
करेंगे ना तो हम इसको सेम गुड्स को इसी गुड्स को could be used as raw material for an existing product, the purchase price of the same amounts to 40,000. मतलब अगर हम 10,000 रुपया खर्चा कर दिए ना तो फिर हम इसी गुड्स को जो मेरे पास पड़ा है उसको एक दूसरा गुड्स के रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर लेंगे, और उसको अगर खरीदने जाएंगे ना तो अभी 40,000 रुपया लगेगा। आप समझे क्या क्वेश्चन है? कितना इंटेलिजेंट है, ध्यान से सुनो। 60,000 में हम खरीद के रखा है, अभी वो बर्बाद हो जा रहा है, लेकिन अगर हम 10,000 उसमें खर्चा कर दिए तो हम कहीं से जो 40,000 में खरीद के माल लाने वाले हैं ना वो मेरा बच जाएगा। तो एक तरह से वो मेरा इनकम हो गया ना, 40,000 रुपये मेरा एक तरह से इनकम हो गया ना, मिल जाएगा हमको। तो इसी का सेलिंग प्राइस ही तो एक तरह से हो गया ना वो, और 10,000 रुपये हमको और खर्चा करना है, तो 40,000 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, 10,000 हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, 30,000 रुपीज मेरा एनआरवी हो गया, और 60 इसका कॉस्टिंग है, तो 60 कॉस्ट एनआरवी 30 विच एवर। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ ना बेटा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहता है, यहाँ पे कैसे घुमा के दिया कि भाई बेच तो पाएंगे नहीं, तो हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे जिसका परचेज प्राइस हमको नहीं खर्चा करना पड़ेगा। हम बाजार से खरीदते तो 40 में आता, वो हमको 10 दे के ही मिल गया। क्लियर हुआ? तो आप इसको बोलेंगे एनआरवी इज इक्वल टू 40,000 माइनस 10,000 दैट इज 30,000, कॉस्ट इज इक्वल टू 60,000, लोअर इज इक्वल टू 30,000, सो इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट 30,000। ओके, सो अब ना यहां तक का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा और इन्वेंट्री का इंड एज 2 को कंप्लीट करते हैं। ओके, रेडी? सो मेरा अगला टॉपिक है कॉस्ट्स विच आर टू बी एक्सक्लूडेड। ओके, अभी तक हम आपको ये पढ़ाए कि इन्वेंट्री का जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए मेरा जो भी खर्चा होता है हम ऐड करते हैं। नॉर्मली उसमें कॉस्ट ऑफ परचेज आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आता है और अदर कॉस्ट आता है। इसको पढ़ लेने से ये क्लियर हो जाता है कि इसको छोड़ के और कोई भी कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। स्टोरी ओवर। फिर भी इंड एज 2 ने एक पैराग्राफ बनाया और बताया कि हम ये 4 खर्चा का तुमको नाम बता रहे हैं, इसको कॉस्ट में मत लेना। अब तुम ये भी बोल सकते हो अरे सर हमको तो मालूम है किसको लेना है, तो बाकी सबको नहीं लेना है तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर भी एक तो पैराग्राफ सुन के रखने में कोई बुराई नहीं है। उसमें पहला खर्चा का नाम उन्होंने बोला अबनॉर्मल लॉस। आपको बहुत सारा हम टॉपिक पढ़ाए हैं सीएमए में, सिंगल एंट्री में। अबनॉर्मल लॉस को अलग से पीएल में भेजते हैं ना। अबनॉर्मल लॉस इज ए सेपरेट आइटम, है ना। तो अबनॉर्मल वेस्टेज अगर कोई भी चीज का है तो हम लोग उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं लेंगे। सेकेंड आइटम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में पहुंचाने के लिए इनकर नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में पहुंचाने में इनकर हुआ है तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग इन्वेंट्री में ऐड नहीं करते। और चौथा है स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, गोडाउन का रेंट, स्टोरेज कॉस्ट। ये 4 तरह का खर्चा कभी भी इन्वेंट्री में ऐड नहीं होता। ओके, अब इसमें आपको एक तो छोटा सा आइडिया देते हैं
और ध्यान से सुनिएगा कि अब नॉर्मल कॉस्टिंग की क्लास में भी सीखोगे। सीएमए में अगर आप कॉस्टिंग करने जाते हो, कॉस्टिंग का क्लास, तो ये सिखा दिया होगा टीचर तुमको। अभी जो हम बोलेंगे ना, ये सुना हुआ रहेगा, देखिएगा, ठीक है। ये जो अबनॉर्मल लॉस होता है ना, क्योंकि इसको लॉस लिखना पड़ता है अलग से, तो इसका भी वैल्यूएशन करना पड़ता है ना कि भाई कितना रुपया का लॉस हुआ। तो कहते हैं कि इसको गुड यूनिट्स की तरह ट्रीट करना पड़ता है। किसकी तरह? गुड यूनिट्स। जैसे गुड यूनिट का वैल्यूएशन होता है, वैसे अबनॉर्मल लॉस यूनिट का भी वैल्यूएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख यूनिट का इनपुट डालते हो और नॉर्मली आपका 10% नॉर्मल लॉस होता है, तो आपका 90,000 यूनिट का आउटपुट निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपका आउटपुट 82,000 यूनिट निकला, तो आप 8,000 यूनिट को आप नॉर्मल लॉस बोलते हो ना। तो आप इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, ये तो जानना पड़ेगा भाई। तो यूनिट है ना ये, तो इसको अमाउंट तो लाना पड़ेगा। अमाउंट लाओगे तब ना वैल्यूएशन करके पीएल में डाल पाओगे। तो बोलते हैं कि 1 लाख यूनिट का जो इनपुट आपने डाला था, उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब खर्चा हुआ होगा। मान लो टोटल खर्चा आपका लगा था 4 लाख या 4,36,000। 1 मिनट पकड़ो, 1 सेकेंड रुको। मान लो खर्चा लगा है 3,60,000, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड मिला के। जानते हो कैसे करना पड़ता है? ये जो 3,60,000 है, ये तो नॉर्मल लॉस है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसका कोई अमाउंट निकालना जरूरी नहीं है। और इस 8,000 को और इस 82,000 को इक्वल ट्रीट करना है। तो आप बोलेंगे 3,60,000 डिवाइडेड बाई 90,000, दैट इज 4 रुपीज। ये 4 रुपीज 8,000 यूनिट से भी मल्टीप्लाई होगा और 82 से भी। तो अब नॉर्मल लॉस निकलेगा 8,000 इंटू 4, और गुड यूनिट निकलेगा जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो, वो निकलेगा 82,000 इंटू 4। ये हो गया 32,000। ये आपके पीएल में चला जाएगा अब नॉर्मल लॉस बोल के, और ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बोल करके। ये कॉस्टिंग में नहीं पढ़े हो तुम लोग? हाँ, मैं भी कराया हूं। सो आइडिया इज कि अब नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री के कॉस्ट को बढ़ाता नहीं है। देखिए ना, 3,60,000 कॉस्ट था मेरा, लेकिन हम इन्वेंट्री को 328 ही दिया, बाकी 32,000 हम बोले पीएल में भेजो, क्योंकि वो अबनॉर्मल वेस्टेज था। क्लियर? पैराग्राफ नंबर 5 को टिक लगा दो और पढ़ लो अच्छा से। एग्जाम्पल देखा? सिमिलर टाइप का था ना? गुड। अच्छा, अगला टॉपिक है बेटा बोरोइंग कॉस्ट। यहां पे मैं अब यहीं से दिखाऊंगा, यहीं से कराएंगे हम। आप अपना नोट्स खोल के रखो। बोरोइंग कॉस्ट मतलब हो गया इंटरेस्ट। मान लो लोन लिए, लोन लेकर के कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का किए। मान लो हमको ग्लास बना के बेचना है, तो लोन पे पैसा लेकर के मटेरियल खरीदे, लेबर पेमेंट की और ग्लास बनाए। तो इंड AS 2 बोलता है कि अगर आपका जो इन्वेंट्री है, अगर वो क्वालिफाइंग असेट है, क्या है? माने जिसको बन के रेडी होने में 12 महीना से ज्यादा का टाइम लगेगा ना, तो उसको क्वालिफाइंग असेट बोलेंगे। तो अगर आपका इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है, तब तो आप इंटरेस्ट को इन्वेंट्री के साथ ऐड कर सकते हो।
फिर वो अदर कॉस्ट हो गया, अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बट वो तभी पॉसिबल है जब आपका इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट हो, अदरवाइज आप बोरोइंग कॉस्ट को इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे। जैसे आप नॉर्मल लॉस पीएल में जाता है, बोरोइंग कॉस्ट भी पीएल में चला जाएगा। जैसे सैलरी, रेंट सब पीएल में जाता है ना, वैसे इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा। तो कब इन्वेंट्री में बोरोइंग कॉस्ट ऐड होगा? जब इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट हो। और क्वालिफाइंग असेट का मतलब जिसको बन के रेडी होने में 12 महीना से ज्यादा टाइम लगता हो। तो मान लो मैं फ्लैट बना के बेचता हूं, फ्लैट घर, तो घर बनने में तो 4-5 साल लगता है, और घर मेरे लिए इन्वेंट्री है क्योंकि हम बना के बेच रहे हैं, और वो क्वालिफाइंग असेट है क्योंकि 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है। तब हम अगर इंटरेस्ट का पैसा से घर बनाएंगे ना, तो इंटरेस्ट को हम घर का कॉस्ट में ऐड करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग वो ऐड नहीं होता, पीएल में डालते। और एक बात, ये जो इंटरेस्ट है ना, वो रियल इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉशनल इंटरेस्ट होने से नहीं चलेगा। जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, उसको अगर हम लोन में लिए होते तो इतना ब्याज लगा होता, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोन लीजिए, ब्याज दीजिए, तब हम बोलेंगे इट इज योर बोरोइंग कॉस्ट। एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट को ही बोरोइंग कॉस्ट बोला जाएगा, नॉशनल को नहीं बोलेंगे। और एक बात, इंड एस 2 अगर आप पढ़ेंगे ना, साथ में एक बोरोइंग कॉस्ट का इंड एस है 23। वो लोग बोलता है कि जो 12 महीना का क्वालिफाइंग असेट होता है ना, मैनेजमेंट अगर चाहे तो थोड़ा कम पीरियड को भी क्वालिफाइंग मान सकता है। उसके लिए मैनेजमेंट को नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख के देना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग बीइंग ए स्टूडेंट 12 महीना को ही क्वालिफाइंग असेट मानेंगे। तो अगर ये ग्लास हम बना के बेचते हैं और ग्लास 3 दिन में बन जाता है, तो ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है, तो फिर इसका इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, इन्वेंट्री के साथ ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर हम घर बना के बेचते हैं या हम टिम्बर बेचते हैं, टिम्बर बनाने में 40 साल लगता है, 20 साल लगता है, मोटा मोटा गाछ बनेगा, फिर टिम्बर काट का टिम्बर लकड़ी वाला जो, तो पूरा पेड़ बनाना पड़ेगा ना, तो पेड़ बनने में तो 20-20 साल लग जाता है। तो वो अगर हम वो इन्वेंट्री ब्याज का पैसा से बनाए हैं, इंटरेस्ट का पैसा से, तो ये टिम्बर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि टिम्बर इज ए क्वालिफाइंग एसेट। क्लियर है? पैराग्राफ नंबर 6 को टिक लगा दो, पढ़ लो अच्छे से। आपके हिसाब से नोट बना करके दिए हैं सीएमए के बच्चे, छोटे बच्चों को जैसे समझ में आ जाए। ये जो इंड एस 23 वहां लिखा हुआ है ना, ये सीएमए के सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि क्वालिफाइंग असेट का डेफिनेशन वहां पर है, तो हम यहां खाली नाम और नंबर दे दिए, उससे ज्यादा आप कुछ कोशिश मत करना। ओके, एक लाइन आपको यहां नीचे लिख के दिए हैं, ऑल्दो वो फाइनल के लिए है, कि अगर कोई इन्वेंट्री क्वालिफाइंग भी हो ना, क्वालिफाइंग है, पर अगर वो लार्ज नंबर में और रिपीटिटिव बेसिस पे बन रहा है, तो ये एक्सेप्शन है, इसमें फिर इंटरेस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे, बट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मेरा अगला पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 7, जिसका हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस। इधर देखिए, इसको हमको एग्जाम्पल देके समझाना होगा। इंड एस 2 बोलता है कि अगर कोई इन्वेंट्री आप खरीद के लाते हो और पैसा दे देते हो, लेकिन इस बार आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि हम 2 साल बाद पैसा देंगे, हम 2 साल बाद पैसा देंगे, वो भी अकॉर्डिंगली आपसे प्राइस चार्ज किया 2 साल के बाद के हिसाब से, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया ना, वो इंटरेस्ट के लिए लिया, नहीं समझे? तो आपको इंटरेस्ट को अलग करना पड़ेगा और इन्वेंट्री को अलग करना पड़ेगा।
इंटरेस्ट को आपको पीएल में भेजना पड़ता है नॉर्मली, और असेट का आपका इन्वेंट्री है तो आपको बैलेंस शीट में भेजना है इन्वेंट्री बना करके। जैसे मान लो मैं तो बात बोलता हूं, हम 1 लाख रुपया का कोई इन्वेंट्री खरीदते हैं, हमेशा खरीदते हैं और पैसा दे के खरीदते हैं। अभी हम उसको बोले कि हम 2 साल बाद पैसा देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो बोला आपको 1,21,000 रुपया देना पड़ेगा 10% इंटरेस्ट के हिसाब से। ये सेम एग्जांपल हम AS2 में दिए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा 21,000 है ना, वो इंटरेस्ट है, वो इन्वेंट्री नहीं है। आप उससे बोरो किए, एक तरह से फंडिंग लिए हैं, लोन लिए हैं। तो इन्वेंट्री को 1 लाख बोलना होगा और 21,000 वो भी 2 साल में डिवाइड होगा। तो 2 साल में फर्स्ट ईयर का 10,000 निकलेगा और सेकेंड ईयर का 11,000 निकलेगा। तो वो इंटरेस्ट आपको पीएल में भेजना है और इन्वेंट्री में लाख रुपया ही भेजना है। ओके, सो अगर इन्वेंट्री क्रेडिट में खरीदा गया, जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से ज्यादा क्रेडिट पीरियड लिया गया, तो एक्स्ट्रा पेमेंट को इंटरेस्ट में डालेंगे। पैराग्राफ नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आया पैराग्राफ नंबर 8, और ये जो पैरा है ना, ये और AS2 में डिफरेंस है। AS2 इस चीज को कवर नहीं करता। AS2 मतलब AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, उसमें ये चीज नहीं है, लेकिन इंड AS में इसका जिक्र है। तो कई बार आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन इंड AS एंड AS। वो आपके बुक में, इंस्टीट्यूट का बुक में एक तो चार्ट बना के दिया हुआ है, उसको आप लोगों को एग्जाम के पहले घर में पढ़ लेना है। ओके, और 1-2 डिफरेंस जो है हम भी बताते जाएंगे। इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हम अलग से पढ़ाया था AS2 वालों को भी। हाँ, नहीं आए होंगे बट हम पढ़ाते हैं। सर क्या है ये बताइए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई डॉक्टर है, वो मरीज के लिए कुछ काम कर रहा है। जैसे कोई इंजीनियर है, वो क्लाइंट के लिए कुछ काम कर रहा है। जैसे हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग एक तरह से मेरे लिए इन्वेंट्री तो हो गए ना। जैसे कोई माल बना के बेचता है, हम आप लोगों को पढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे, तो हम लोगों के लिए आप लोग एक तरह से इन्वेंट्री हो गए। जैसे कोई ऑडिट कर रहा है और ऑडिट इनकम्प्लीट है, तो उसको खर्चा तो लगा ही है। आज मेरा भी आपके पीछे खर्चा तो लगा ही है। तो मान लो आप मेरे को ट्यूशन फीस दे रहे हैं 15,000 और हमने आपके पीछे खर्चा किया है 3,000, पर अभी और भी खर्चा मेरा लगना बाकी है, ठीक है। तो आज के दिन ये जो 15,000 हम आपसे लिए ना, ये मेरा लायबिलिटी होता है। और हमारा फंडा है कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब हम ट्यूशन फीस को पीएल में भेजेंगे। तो ये अगर मेरा लायबिलिटी है, तो ये जो 3,000 हम आप पे पीछे खर्चा किए, वो भी तो मेरा असेट होगा ना। नहीं तो मैच कैसे करेंगे खर्चा, और उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा जो खर्चा लगा, दैट इज द इन्वेंट्री ऑफ माई सर्विस, इन्वेंट्री ऑफ माई सेल्फ, एंड आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर। तो इंड AS2 सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्री को भी इंक्लूड करता है पढ़ाने में। और वो बोलता है सिंपली जितना रुपया आपका एक्सपेंडिचर लगा अभी तक, जो कॉस्ट इनकट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उन सबको ऐड करके इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाल लो और उसी में वैल्यू कर दो। मतलब ये मत बोलो कि सर्विस प्रोवाइडर का कोई इन्वेंट्री नहीं होता। आंसर इज होता है। आज हम क्या करें, अगर मेरा हम बुक प्रिंट करा के दे दिया आपको, इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा लग गया, तो हम क्या मेरा जो खर्चा लगा पीएल में भेज दें? क्यों भेजें? जब हम रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाथ देखो, जब हम ये वाला पैसा इनकम में नहीं भेज रहे हैं आपसे जो लिए, तो हम आपके वजह जो खर्चा किए वो भी कैसे पीएल में भेजेंगे? या अगर ये मेरा लायबिलिटी है तो ये मेरा एसेट होना चाहिए। तो ये है। पैराग्राफ नंबर 8 को पढ़ो। ये पर्सोनेल होना चाहिए,
पर्सनल नहीं, कॉस्ट ऑफ द पर्सोनेल, NNEL। ओके, अगला टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट। अब जैसे मान लो मैं आपको उस दिन ऑरेंज ऑर्चर्ड के बारे में बता रहा था, तो ऑरेंज ऑर्चर्ड इज ए बायोलॉजिकल असेट, ठीक है। हिंदुस्तान में लेकिन उसको बियरर प्लांट बोला जाता है और वो पीपीई की तरह अकाउंटिंग होता है, ठीक है। लेकिन उससे जो ऑरेंज हम तोड़ के रखा, वो ऑरेंज तो इन्वेंट्री है कि नहीं बताओ? प्लांट में भी ए बियरर प्लांट, दैट में बी ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पर जो ऑरेंज जो तोड़ा हुआ है वो तो इन्वेंट्री है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है? आंसर इज एनआरवी पे। क्या बोला? आंसर इज एनआरवी पे। तो अगर कोई भी इन्वेंट्री, पूरा सुनना, अगर कोई भी इन्वेंट्री किसी भी बियरर प्लांट से निकल के आता है तो उसको कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं करते, उसको एनआरवी पे ही वैल्यू करते हैं। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके बाद है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम ऑरेंज तो तोड़ लिए, ऑरेंज का एनआरवी मान लीजिए 4 रुपया, एक ऑरेंज तोड़े उसका एनआरवी 4 रुपया, पर मेरे पास अभी ऑरेंज नहीं है, मेरे पास जूस है। हम इस ऑरेंज से जूस बना दिए, तो जूस का कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो जूस में मटेरियल भी लेंगे और लेबर भी लेंगे और ओवरहेड भी लेंगे, तो वो मटेरियल तो यही वाला मटेरियल है ना, तो ये जो एनआरवी है ना, इसी को जूस में कॉस्ट में ऐड कर देंगे मटेरियल बोल के। समझे हम क्या बोले? तो अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से कोई इन्वेंट्री बनाता है तो उस इन्वेंट्री का कॉस्ट डिटरमाइन करने में उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के एनआरवी को कॉस्ट के रूप में लिया जाता है। समझ गया? दोबारा बोले। और अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही आपके पास पड़ा हुआ है तो वो एनआरवी ही उसका वैल्यू है। इसके लिए कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम इससे ऑरेंज जूस बनाते हैं तो वो नॉर्मल इन्वेंट्री है और उसका कॉस्ट डिटर्मिनेशन में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लगा उसका एनआरवी को जूस के कॉस्ट में मटेरियल की तरह ऐड करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इंड एस सिस्टम में ऑरेंज को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माना जाता है और ऑरेंज को एनआरवी पे वैल्यू किया जाता है, पर जूस को इन्वेंट्री माना जाता है और वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लेते हैं। लेकिन उसका कॉस्ट डिटरमाइन करते वक्त जो ये वाला आइटम उसके अंदर लगा, इसके एनआरवी को ही कॉस्ट मान ले। पढ़ो। Some entities may be producing agricultural produce, oranges and milk, and use them to manufacture different product like orange juice and cheese. Then in order to determine the cost of orange juice, we need the cost of agricultural produce. That will be the fair value less cost to sell. That is NRV. Fair value less cost to sell को ही NRV बोलते हैं। Of the agricultural produce at the point of harvest. Harvest माने जब उसको तोड़ के लाए थे। ओके, अब आइए अपना 10 नंबर पैराग्राफ पे जाते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं कॉस्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चा? कॉस्ट फॉर्मूला। इंड एस 2 में एक बात लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 कॉस्ट फॉर्मूला हम आपको अलाउ करेंगे, फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक है? और ये फीफो और वेटेड एवरेज भी हम सिर्फ तभी अलाउ करेंगे जब आप लार्ज नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल गुड्स बनाते हैं। हम रिपीट करते हैं, जब आप लार्ज नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल गुड्स बनाते हैं। जैसे ग्लास, ये लार्ज नंबर में मैन्युफैक्चर होता है,
और ये वाला ग्लास और दूसरा वाला ग्लास में कोई फर्क नहीं होता। जैसे ये पेन, करोड़ एंड करोड़ मैन्युफैक्चर होता है, इस पेन में और इस पेन में कोई फर्क नहीं है, सेम जैसा है। तो उसी केस में आपको फीफो या वेटेड एवरेज यूज करने मिलता है। लेकिन अगर आप कोई एरोप्लेन बनाते हैं या शिप बनाते हैं तो वो तो लार्ज नंबर में भी नहीं बनता और वो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल भी नहीं होता। तो उस केस में आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करना पड़ता है कि इस एरोप्लेन को बनाने में कितना खर्चा लगा, इस शिप को बनाने में कितना खर्चा लगा, उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके उसका कॉस्ट पता करके इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है। लेकिन जब बहुत सारा इन्वेंट्री बनता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तब फीफो वेटेड एवरेज यूज करते हैं। फीफो वेटेड एवरेज की कहानी आप लोगों ने फाउंडेशन 11 12th में बहुत बार किया होगा, सीएमए की क्लास में भी करेंगे, कॉस्टिंग के क्लासेस में भी आप लोग करेंगे। और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का फंडा हो गया कि जितना मेरा इस आइटम को बनाने में खर्चा लगा, सिर्फ हम उसी खर्चा को ऐड करके उस आइटम का कॉस्ट बोलेंगे। फीफो वेटेड एवरेज यहां पे यूज नहीं होगा। क्लियर? पैराग्राफ नंबर 10 और 11 को टिक लगा दो, पढ़ भी लो एक बार। Inventory which are ordinarily interchangeable use FIFO or weighted average. Inventory which are not ordinarily interchangeable use specific identification method. Here we identify the item and determine the individual cost incurred for that inventory. This method is used for big items and customized items. एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, अब दो सिस्टम हम आपको बताते हैं जहां पे इंड एज टू कन्वीनियंस के लिए इजी तरीका दिया है। ठीक है, इंड एज टू ने बोला कि ये जो हम लोग बार बार एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं ना इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट मान सकते हो। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग में बाद में पढ़ेंगे आप लोग, आपके चैप्टर है। ठीक है, लेकिन तो अभी मैं इसको पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप खाली बोल रहा हूं, सुन लो आप। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करने तभी देंगे जब आपके यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज हो रहा हो और आपके यहां पे वेरिएंसेस जो है ना वो लो साइड में रहने चाहिए। अब सर वेरिएंसेस क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको लाइन समझ में आ जाएगा पर मीनिंग नहीं समझ में आएगा। ओके, तो यहां पे मेरा दो बात सुनना कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इंड एज टू अलाउज एन एंटिटी टू यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट इन प्लेस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, बट दैट इज ओनली पॉसिबल if the entity has a standard costing system and its variances are on a lower side. ओके, एक पॉइंट है, हम लोग उसको रिटेल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी कन्वीनियंस के लिए यूज होता है। इसमें इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं और बहुत सारा इन्वेंट्री आपके यहां पे है, बहुत सारा, जैसे हम लोग के गांव में है, आटा चावल दाल का बिजनेस है, हम लोग इन्वेंट्री का कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर नहीं कर पाएंगे। मैंने एज 2 में पढ़ाते वक्त बोला था, तो उनको ना रिटेल मेथड यूज करना अलाउड है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान का सेलिंग प्राइस पता करते हैं कितना सामान है, उसमें जीपी मार्जिन माइनस कर देते हैं, उसी को इन्वेंट्री का वैल्यू बोल देते हैं। यू गॉट द पॉइंट? ये सब कुछ सेम इंड एस में है और एस में भी था, पर ये दोनों चीज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यूज किया जाता है। गॉट इट? नाउ कम्स द लास्ट पैराग्राफ। ओके, सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग, सुनिए। मान लीजिए मैंने 400 रुपया खर्चा किया और इन्वेंट्री बना दिया,
तो ये 400 रुपया तो मेरा असेट है कि एक्सपेंस है? असेट है ना, अभी तो बनाए हैं, अभी तो बेचे नहीं हैं, तो हमारा 400 रुपया हम खर्चा किए, असेट बना, इन्वेंट्री इज एन असेट, तो हम इसको असेट साइड में ले गए ना। अब ये पीएल में कब जाएगा? जब बेच के, हाँ जब बेचेंगे। तो मान लो हम इसको 500 में बेच दिए, तो आप बोलेंगे ना 500 में बेचे, 400 खर्चा किए, तो 100 प्रॉफिट। तो इंड एस एक पैराग्राफ बना के दिया और लिखा कि नॉर्मली व्हेन वी मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री वी आर क्रिएटिंग एन असेट एंड वी डोंट टेक इट टू P&L, बट व्हेन वी सेल द इन्वेंट्री वी ट्रांसफर इट टू P&L एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेच दिए तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, एंड देन वी कंपेयर इट विथ सेल टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। अब ये बहुत नॉर्मल सा बात है, लेकिन AS2 में इसका जिक्र नहीं है। इंड AS2 में ये वाला बात अलग से बोल दिया गया कि इन्वेंट्री कब एक्सपेंस बनता है। द आंसर इज जब हम इन्वेंट्री को बेच देते हैं, तब तक इन्वेंट्री हमारा असेट है जब तक हम उसको नहीं बेचा। क्लियर? दूसरी बात, अगर हम एक इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर किया 400 रुपया में, मेरा असेट है, लेकिन अगर इसका NRV बेचे नहीं है, NRV अगर 380 है तो हम 380 में वैल्यू करेंगे, तो 20 रुपीज इज एन एक्सपेंस या लॉस, जो भी बोल दो आप। तो इन दैट केस आपको 20 रुपया का लॉस बुक करना पड़ेगा PL में, बिकॉज आप इन्वेंट्री का कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में वैल्यू करोगे तो आपको लॉस होगा। तो इसके लिए भी अलग से लिखा कि इफ द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट इट्स NRV which is lower than the cost, then ₹20 will also be transferred to P&L. फिर एक बात और बोला अगर आपने कोई इन्वेंट्री को ऐसा किया और अगले साल भी ये इन्वेंट्री आपके पास है और इसका NRV मान लीजिए 410 हो गया, कॉस्ट तो 400 ही था, फिर आपने कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर किया तो 400 में वैल्यू हो गया, तो वो तो पिछला साल 380 में वैल्यू हुआ था। अभी जब 400 में वैल्यू हुआ तो 20 रुपया प्रॉफिट लिखना होगा, क्योंकि आप तो ऐसा करोगे ना, टू ओपनिंग स्टॉक 380 और बाई क्लोजिंग स्टॉक 400, तो आपको तो 20 रुपया प्रॉफिट लिखने मिलेगा। तो इसको भी अलग से पढ़ाया, 3 चीज वो अलग से पढ़ाया जो बहुत नॉर्मल है। एक ये कि इन्वेंट्री जब हम बनाते हैं तो वो असेट है, पर जब बेचते हैं तो वो एक्सपेंस है। 2, जब इन्वेंट्री का कॉस्ट से NRV लोअर होता है तो वो एक्सपेंस है। और 3, जब हमारा NRV बढ़ जाता है तो उसमें हमको रिवर्सल ऑफ राइट डाउन कर, इसको हम लोग बोलते हैं राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। ये जब गिराते हैं तो राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, और ये जब वापस उसको लेके आते हैं तो बोलते हैं रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। तो राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इज एन एक्सपेंस, बट रिवर्सल ऑफ राइट डाउन इज एन इनकम। नहीं समझे? तो इसको लेकर के उन्होंने 2 अलग से पैराग्राफ बनाया, पढ़ाया अलग से, जो AS2 में नहीं है। तो कोई तुमको बोले ना कि AS2 और इंड AS2 में क्या फर्क है, एक ये वाला बात बता देना, एक सर्विस प्रोवाइडर वाला बात बता देना। बाकी मोर और लेस इंड AS में और AS में सब कुछ सेम है। चलो, पैराग्राफ नंबर 14 को टिक लगा दो, 12 को भी टिक लगा दो, और 14 वाला पढ़ लो। Writing down an inventory to its NRV is recorded as a loss. Reversal of write down is an income. Carrying amount of inventory is recognized as an expense in the year in which it is sold. If an item of inventory is used in the construction of another asset, then carrying amount of that inventory will be included in the cost of that PP. Normal बात है ये वाला. So with this अपना CMA इंटर के लेवल पे इंड AS2 का डिस्कशन खत्म होता है। सो आपके लेवल पे थोड़ा सा छोटा करके और इजी करके आपको मैंने पढ़ाया। एकदम समझ में आया? अब आप जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, उनको देखो, उनको कंप्लीट करते हैं और इंड AS2 को कंप्लीट करते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 3, वहां नहीं है, अलग से। क्वेश्चन नंबर 3, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखता, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन। पढ़ो। ए कंपनी डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ टिम्बर एंड हैज इंक्लूडेड नॉशनल इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेटेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स in the value of stock of timber as on the balance sheet date as part of cost of timber। आप क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट नहीं है, देखिए क्या है, नॉशनल इंटरेस्ट है। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस पे इंटरेस्ट निकाल लिया है, लोन पे इंटरेस्ट निकलना चाहिए ना। ऐसे टिम्बर क्वालिफाइंग असेट होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है, पर सच्चा इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। ये तो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस पे नॉशनल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है। तो इंड एस 2 साफ बोलता है कि इंटरेस्ट को तो हम ऐड करने दे देंगे, पर इंटरेस्ट शुड बी बोरोइंग कॉस्ट। ये तो बोरोइंग का खर्चा नहीं है, ये तो कैपिटल और रिजर्व पे ऐड किए हैं, तो इसको इंटरेस्ट के रूप में ऐड करने नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इलस्ट्रेशन 6। पढ़ो क्वेश्चन को। ये भी इंटरेस्ट है। हाँ, पढ़ लिया। कंपनी कॉटन खरीदता है और क्लियर कराने में जब उसको माने लेके आने में जब डिले होता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करता है जिसका नाम है कॉटन क्लियरिंग चार्जेस। वो इंटरेस्ट के नेचर का है। कंपनी 1920 तक उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करता था, अब वो बोलता है कि हम उसको एक्सक्लूड करेंगे इंटरेस्ट को। तो बोल रहा है कि इसके कारण मेरा प्रॉफिट 7.60 से गिर जाएगा, आप इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहला तो आप लिखेंगे कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री में तभी ऐड होता है जब इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट हो। कॉटन एक क्वालिफाइंग असेट तो नहीं है, तो आप जो पहले इंटरेस्ट को ऐड करते थे पहले गलत करते थे। अब लेकिन आपने डिसाइड किया है कि नहीं, इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा, तो यू आर डूइंग इट राइट। तो अगर कंपनी ने इंटरेस्ट को इन्वेंट्री में ऐड करने से मना किया है इस साल से, तो इट इज ए राइट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पर क्योंकि आपने पॉलिसी चेंज किया है तो कम से कम डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि भाई बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री माई प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाई 7.6 लाख। जाओ इसका आंसर शीट में आंसर पढ़ लो। पेज नंबर 11 में सारे आंसर्स हैं। हाँ, पढ़े ठीक से? पूरा लिखा? 2019-20 तक हम लोग रॉन्ग करते थे। हाँ, उसके बाद से आपने सही किया और डिस्क्लोजर जो करना होगा कर देंगे। गुड। उसके बाद देखिए 8, 9, 10, 11 अपना हो गया था। 11 का खाली पॉइंट नंबर 2 बाकी है। जाओ उस क्वेश्चन को देखो। इसका आंसर भी वहां पे रॉन्ग किया हो, बस इसका। हाँ, इसको हम सुधार देंगे। पढ़ो।
इधर बोलिए इनपुट कितना है? 5000 मेट्रिक टन इनपुट है। नॉर्मल लॉस कितना है? नहीं, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ द इनपुट है, तो 250 का नॉर्मल लॉस है, तो 5750 का आउटपुट होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में उनका आउटपुट हुआ है 5700। सर कहां लिखा हुआ है? वो लोग लिखा है देखो, हाँ 4750, एक्चुअल में उनका आउटपुट हुआ है 4700। सर कैसे पता चला? वहां लिखा है देखो, एक्चुअल वेस्टेज इज ओनली, एक्चुअल वेस्टेज इज 300 मेट्रिक टन, तो 250 की जगह 300 का लॉस हो गया। तो 50 यूनिट का जो लॉस है वो एक्स्ट्रा हो गया। हम लोग इसी को अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। यही तो अबनॉर्मल लॉस है। तो अबनॉर्मल लॉस को तो इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे, अबनॉर्मल लॉस का अलग से वैल्यूएशन होगा, और अबनॉर्मल लॉस और गुड यूनिट्स एक जैसा वैल्यू होगा। तो इसका आंसर कैसे आएगा? 5000 मेट्रिक टन में कितना खर्चा लगा देखो, तो 5000 इंटू 1000, रुको, टोटल इज इक्वल टू 50 लाख, ये डिवाइडेड बाई 4750 हो जाएगा। तभी तो 50 को अलग और 4700 को अलग वैल्यू करेंगे। 5000 मेट्रिक टन का इनपुट डाले थे, 1000 रुपया पर यूनिट का इनपुट कॉस्ट है, तो टोटल 50 लाख लगा। नॉर्मल लॉस को तो कंसीडर करते नहीं है लॉस की तरह, तो 4750 आउटपुट निकला। तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉस्ट हुआ 1052.63। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होगा 50 इंटू 1052.63, दैट इज 52632, और मेरा फिनिश गुड्स का जो गुड यूनिट है उसका भी वैल्यूएशन होगा 4700 इंटू 1052.63, 4947। हाँ, दोनों कैसे 50 लाख नहीं हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ हुआ मल्टीप्लिकेशन में। नहीं, हो रहा है। अरे ये 49 लाख है, हो रहा है। हम जो जोड़ लिया देख, 49,47,000 और ये 52,000 हो रहा हम देख लिया। 52,632 प्लस 49,47,368, पूरा 50 लाख तो हो ही रहा है। तो ये अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन है, ये गुड यूनिट्स का। इंस्टीट्यूट ने, तुम्हारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने यहां पे 50,000 बोल दिया और इसको 49,50,000 बोल दिया। नहीं समझे? तो उतना सा आपको खाली चेंज कर देना है। पेज नंबर 11 में जाइए, आंसर शीट में 13 में इसको ऐसे करके चेंज कीजिए। देखिए यहां तक सब कुछ ठीक है। ये देखो 250 MT शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, बट अब नॉर्मल वेस्टेज शुड बी चार्ज टू P&L। बस ये आंसर चेंज करना है। इसमें लिखो 1052.63 इंटू 50 इज इक्वल टू 52632, और यहां पे ऐसे स्टार लगा दो और यहां पे ऐसे करके लिखो
50 लाख डिवाइडेड बाई 4750 इज इक्वल टू 1052.63। वो लोग ऐसे करके सॉल्व किया लाइक कि रॉ मटेरियल मेरा जल गया। रॉ मटेरियल नहीं जला आपका फिनिश गुड्स बनाते समय आपका आउटपुट कम निकला है। तो ये आंसर 52632 आएगा, नॉट 50,000। ओके, सो अपना इंड AS 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मेरा जो आज के बाद जो क्लास होगा ना, हम आपको फिर से अनाउंस करेंगे। हाँ, हम अभी बाहर जा रहे हैं, 8 को हम आएंगे, 8 को हम बताएंगे कि अगला इंड AS का क्लास CMA इंटर का कब होगा। सो 2 इंड AS हम लोगों ने कंप्लीट किया, इंड AS 1 एंड इंड AS 2। एकदम इजी लगा।